Hello, dear learners. It is day 4 of practice set 1 from Million Minds book. तो Million Minds book से हम every day 15 questions कर रहे हैं. Today is day 4th and our question number 46 स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर अप टू क्वेश्चन नंबर 60 आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए यहाँ पर. क्योंकि हम इन आंसर्स को डिटेल में देखने वाले हैं. सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है वो है बी क्वाइट. आई सेड टू देम बी क्वाइट. तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके सामने है. बी क्वाइट, आई सेड टू देम. तो कीप क्वाइट, चुप रहो. बी बोल्ड, बोल्ड बनो. बी क्वाइट, चुप बनो. कुछ इस तरह का इसका सेंस है बी क्वाइट. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है. हमें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो आपको पता है डेट कंजंक्शन जो है वो इम्पेरेटिव में नहीं लगता. इसके लिए हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म B1 यहाँ पे इन्फिनेटिव बनाना पड़ता है ना. अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वह इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है. अब उसमें आस्क्ड भी हो सकता है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, कुछ भी हो सकता है इसके अकॉर्डिंग. तो बी बोल्ड, तो मुझे लग रहा है कि चुप बनो, ऐसा ये सजेशन यहाँ पर दे रहा है. तो सजेशन यह नहीं है. और ऑर्डर इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे रिमेन क्वाइट है ना. रिमेन जैसा वर्ड यहाँ दिया नहीं है तो अननेसेसरी हमें नहीं लगाना. फॉर बीइंग ये स्ट्रक्चर इसका होता नहीं है. हमें 2 + B1 चाहिए, ING नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे काटेंगे. आई आस्क्ड हिम, तो इसको भी वही रीज़न है, रिमेन हम नहीं करेंगे यहाँ पर. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आई टोल्ड दैम टू बी क्वाइट. ठीक है. आई टोल्ड दैम, मैंने उनको कहा, टू बी क्वाइट, क्वाइट होने के लिए, चुप होने के लिए. इस तरह का इसका सेंस बनेगा. और आगे बढ़ते हैं. लिखा है कि द मदर सेज टू द चाइल्ड. द मदर सेज, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, टू द चाइल्ड. और क्या कहा? द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो मदर सेज. अब यहाँ देख लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, पहली बात. ठीक है. और उससे भी बड़ी बात ये है कि आप जो रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हैं ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ना. द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसलिए भी ये नहीं होगा. सपोज यहाँ सेज ना हो के सैड भी होता ना, तो भी यहाँ हम राइजेज को चेंज नहीं करते. वाई? बिकॉज दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ. यहाँ से है तो भी नहीं होगा. अब बस हम इसमें डेट कंजंक्शन लगाकर इसको बना देंगे. द मदर टेल्स. हाँ, तो यहाँ पे सेज है ना, तो ये तो चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे सेज टू द चाइल्ड, तो टेल्स, द मदर टेल्स सही है. सेज का सेज नहीं रहेगा, है ना. तो सेज तो चेंज हो जाएगा हमारा टेल में. और यहाँ इन्फॉर्म्स नहीं होगा. 2 ऑप्शन हमारे कट गए हैं. और यहाँ पर क्या है, दैट द सन रोज नहीं होगा, पास्ट टेंस में नहीं जाएगा. और इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, द मदर टेल्स द चाइल्ड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, इज करेक्ट. ज़्यादा टाइम इस पर नहीं दूंगी क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मल है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से इसे जानते हैं. आगे बढ़ते हैं. लिखा है क्वेश्चन नंबर 48 और बड़ा ही इम्पोर्टेंट. और ये क्वेश्चन है ना TGT से ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके साथ जुड़ी हुई है, आपके साथ शेयर भी करूंगी. लिखा है मिसेस मेलाप्रोप. मिसेस मेलाप्रोप, एन इमॉर्टल कैरेक्टर नोटेड फॉर हर एप्टीट्यूड फॉर मिस अप्लाइंग लॉन्ग वर्ड्स अपीयर इन शेरिडन्स वर्क, है ना. शेरिडन्स के वो एक कैरेक्टर है. ये एक ह्यूमरस अंट है और वो इनका वर्क है, पिज़ारो नहीं होगा, सॉरी. इनका वर्क है किसका? शेरिडन्स. शेरिडन का एक वर्क है क्या? तो इसका आंसर तो हमारे पास क्या है? द राइवल्स. द राइवल्स. मगर यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि ये जो द राइवल्स है यह एक क्या है? एक कॉमेडी है. एक कॉमेडी है जिसमें एक करेक्टर है. कौन है करेक्टर? मिसेस मेलाप्रोप. अब जो मिसेस मेलाप्रोप हैं ये क्या करती हैं? ये जब वो अपने वर्ड्स बोलती हैं ना, उनको कहीं ना कहीं गलत बोल देती हैं.
है ना। वो पर गलत बोलती हैं, मगर वो क्या करती हैं, उसे मिस अप्लाई कर देती हैं, वो उसी साउंड के होते हैं, ठीक है। अब यहीं से है ना एक टर्म, एक लिटरेरी टर्म डिवाइस हुआ है जिसे मैलाप्रोपिज्म कहते हैं, मैलाप्रोपिज्म कहते हैं, मैलाप्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। मैलाप्रोपिज्म इस टर्म को कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें इससे ये बात ध्यान रखनी है, मैलाप्रोपिज्म, ये जो श्री डंस का जो वर्क है, मिसेस ये द राइवल्स, ये राइवल्स जो है, द राइवल्स, ये जो कॉमेडी है, ये एक क्या है, एक सेंटीमेंटल कॉमेडी है। सेंटीमेंटल कॉमेडी जो कि क्या दिखाती है, सेंटीमेंटल कॉमेडी भावनाओं को दिखाती है, कॉमेडी है मगर फिर भी प्रोड्यूस करती है, टीयर्स प्रोड्यूस करती है। ये कॉमेडी में ही उस सच्चाई को दिखाने का काम करती है, ठीक है। तो मैंने बताया कहाँ, ये जो राइवल्स है 1775 में आती है, इसी से एक लिटरेरी टर्म हमारे पास आता है मैलाप्रोपिज्म। तो मैलाप्रोप से मैलाप्रोपिज्म आया, इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ थोड़ा सा हम जिक्र करने वाले हैं मैलाप्रोपिज्म का, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ हमारा उद्देश्य हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करना है। तो देखिए लिखा है कि मैलाप्रोपिज्म, मैलाप्रोपिज्म एक फ्रेंच वर्ड है, मल अप्रोपिज्म, और मल का मतलब इनएप्रोप्रिएट होता है। तो इनएप्रोप्रिएट मतलब इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ सिमिलर साउंड। तो सिमिलर साउंड, उसी की जैसी साउंड के वर्ड्स हैं उनको यूज़ कर देना है, डेट रिजल्ट इन अ नॉन सेंसिकल एंड ह्यूमरस एक्सप्रेशन, है ना। तो जिससे कि हंसी और ह्यूमरस एक्सप्रेशन बन जाता है। द वर्ड मैलाप्रोपिज्म कम्स फ्रॉम मिसेस मैलाप्रोप। अब देखिए वही बात यहाँ पे आ गई जो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। तो मिसेस मैलाप्रोप हैं, एक करेक्टर है ये शेरिडन्स की कॉमेडी का, शेरिडन्स कॉमेडी द राइवल्स, है ना। तो इन्होंने, शेरिडन्स ने बड़ी अच्छी कॉमेडीज़ लिखी हैं, स्कूल स्कैंडल भी है, द राइवल्स भी है। हु हैज़ अ हैबिट ऑफ, देखो अब मैं इसे रैबिट बोल रही हूँ, ये कहीं ना कहीं मैंने इस हैबिट को रैबिट बोलकर क्या कर दिया, मैलाप्रोप यहाँ पर कर दिया ठीक है, अब पता चल गया होगा व्हाट इज़ मैलाप्रोपिज्म। तो हु हैज़ अ हैबिट ऑफ रिप्लेसिंग वर्ड्स विद इनकरेक्ट एंड एब्सर्ड अटरेंस प्रोड्यूसिंग अ ह्यूमरस इफेक्ट, जिससे ह्यूमरस इफेक्ट एक प्रोड्यूस होता है। इन द राइवल्स शेरिडन इंट्रोड्यूसेस अ करेक्टर, इसमें एक शेरिडन जो राइटर हैं, हमारे कॉमेडियन हैं, ये एक इंट्रोड्यूस कराते हैं हमें एक करेक्टर से जिसका नाम है मैलाप्रोप, हु हैबिचुअली यूजेस वर्ड्स विच मीन क्वाइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स, जो कि शब्द है उसका अपोजिट होता है ना, उसका मैलाप्रोपिज्म का। सी इंटेंड्स टू यूज बट विच हैव सिमिलर साउंड टू द वर्ड्स सी रिप्लेसेस, तो वो उसको परिवर्तित कर देती है ना, जो उसके सिमिलर साउंड है उससे। इट बिकम्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ ह्यूमरस इफेक्ट, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, हंसी आ जाती है, कॉमिक बन जाता है इन द प्ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्ट 3 सीन 3 है, सी टेल्स कैप्टन एब्सोल्यूट, और क्या कहती है, श्योर इफ आई एप्रीहेंड, श्योर इफ आई रेप्रीहेंड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यदि मैं किसी को भी क्या करूं, रेप्रीहेंड कर लूं, पकड़ लूं, नहीं डांटना होता है, इन दिस वर्ल्ड इट इज़ द यूज़ ऑफ माई ओरेकुलर टंग, तो वो कौन होगी, वो मेरी ओरेकुलर टंग होगी, भविष्यवाणी करने वाली टंग, जीभ होगी, है ना। एंड अ नाइस डिसअरेंजमेंट ऑफ एपीटेफ, और क्या होगा, बिगड़ा हुआ अरेंजमेंट होगा, एक नाइस डी अरेंजमेंट, नाइस और डी अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पर तो एक फिगर ऑफ स्पीच भी छुपा है, पता है तो फिर बताइएगा, ठीक है। नाइस डी अरेंजमेंट ऑफ किस चीज़ का, डी अरेंजमेंट एपीटेफ का। एपीटेफ हम किसको, जो कब्र पर शब्द जो लिखे हुए हैं उनको एपीटेफ कहते हैं, है ना, तो उनका। मगर देखिए यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रही जो लिखा है, इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैलाप्रोपिज्म यूज़ किया है, और रिप्लेस एप्रीहेंड, उसको कहना था रेप्रीहेंड कह दिया, वर्नाकुलर की जगह ओरिकुलर कह दिया, अरेंजमेंट की जगह डीरेंजमेंट कर दिया, और एपिथेट्स होते हैं एडजेक्टिव, उपाधि, है ना, कुछ हम किसी को कुछ कहते हैं एपिथेट, उसकी जगह एपिटेफ कर दिया। तो ये दिस इज़ कॉल्ड मैलाप्रोपिज्म,
तो जो कि कहाँ से ड्रिवन हुआ है, इसकी हिस्ट्री आपको पता चल गई। होप करती हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो गया। पिज़ारो भी इनका लास्ट वर्क है, स्कूल फॉर स्कैंडल भी है, और ट्रिप टू स्कारबोरो ये मुझे पता नहीं, मगर द राइवल्स भी इनके 2 इंपॉर्टेंट वर्क है, स्कूल फॉर स्कैंडल और द राइवल्स। ठीक है, इन दोनों को याद रखो। इसका जो हमारा आंसर है क्या है, द राइवल्स। मेलाप्रोपिज्म सीडेंस का क्या कौन सा वर्क है, द राइवल्स। तो मेलाप्रोप और द राइवल्स दोनों को याद रखो। मेलाप्रोप से मेलाप्रोपिज्म भी याद रख लीजिए। इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए होप करती हूँ कि आप लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन्स अपीयर इन, और क्या, देयर इज़ अ कम्फर्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ लव, देयर इज़ अ कम्फर्ट इन स्ट्रेंथ ऑफ लव। और आगे की लाइन भी मैं आपको बताती हूँ, देयर इज़ a comfort in strength of love, it will make a thing endurable which else would overset the brain or break the heart। तो देयर इज़ अ कम्फर्ट, कि एक कम्फर्ट होता है, आराम होता है, किसमें, स्ट्रेंथ ऑफ लव, प्रेम की ताकत में। विच एल्स, जो कि वुड ओवरसेट द ब्रेन पर हावी हो जाती है, ओवरसेट हो जाती है, और ब्रेक द हार्ट, या फिर हृदय को तोड़ देती है। तो ये वाली जो लाइन है कहाँ अपीयर होती हैं, किस हमारे जो प्ले है, वो प्ले कह रही हूँ, पोएम है, उसमें आती हैं। तो इसका आंसर है क्या, माइकल। इसका आंसर है माइकल। मैथ्यू अर्नोल्ड क्रिटिक रहे हैं विक्टोरियन एरा के, है ना, मैथ्यू अर्नोल्ड क्रिटिक रहे हैं किसके, विक्टोरियन एरा के। और इन्होंने क्या किया है, इस माइकल जो पोएम है इसे प्रेज़ किया है, इसकी तारीफ़ की है, वर्ड्सवर्थ की तारीफ़ की है। माइकल पोइम पर एग्ज़ाम पॉइंट्स में मैंने दिया हुआ है, जहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड 300 एग्ज़ाम पॉइंट्स मैंने डिस्कस कराए हैं, है ना। तो आप सर्च कर सकते हो माइकल इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स, और माइकल विलियम वर्ड्सवर्थ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स, लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर डिटेल में आप देख लीजिएगा। तो माइकल जो है एक 80 ईयर ओल्ड एक मेन कैरेक्टर है इस पोएम का, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पावर है, डिटर्मिनेशन है। बहुत ही अच्छी ये पोएम है, एक अपनी झोपड़ी बनाता है। तो इस माइकल पोएम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, किसमें, टीजीटी में, पीजीटी में भी, है ना, और भी किसी एग्ज़ाम में, तो आपको वहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। तो आप, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, Wordsworth immortality ode an irregular Pindaric ode stanza contains। तो वर्ड्सवर्थ का जो इमॉर्टलिटी ओड, ये जो पोएम है ना, जो कि इरेगुलर पिंडारिक ओड पर बेस्ड है, इसमें कितने स्टेंजा हैं, दिस इज द क्वेश्चन। द आंसर इज़ 11 स्टेंजा। द आंसर इज़ 11 स्टेंजा। इसको आप इस तरह से देख लीजिए कि ये जो इमॉर्टलिटी ओड है, इसमें 4 + 4 + 3, एक ये देख लीजिए, और 4 + 7, 4 स्टेंजाज वो अपनी पहले लिख देते हैं 4 स्टेंजा को, कब, 1802 में, जहाँ पर वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछने का काम करते हैं। बाकी रिमेनिंग 7 स्टेंजा हैं वो 1806 में लिखते हैं, जहाँ पर आंसर देने का काम करते हैं। ठीक है, बाकी 443 क्यों, यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर आंसर इन स्टेंजाज में उन क्वेश्चंस के आंसर देने का काम करते हैं। इस पोएम को भी मैंने कवर किया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, इमॉर्टलिटी ओड विलियम वर्ड्सवर्थ में, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप कितने भी क्वेश्चन आते हैं इमॉर्टलिटी ओड इस पोएम पर बेस, आप सारे क्वेश्चंस एक साथ उसमें देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि विच वे आई फ्लाई is hell myself am hell and in the lowest deep a lower deep। which way, जिस रास्ते से, जिस तरह से I fly मैं उड़ता हूँ, is hell, वो क्या है, वो नरक है। myself am नरक, मैं स्वयं नरक हूँ,
एंड इन द लोएस्ट डीप, और गहराई में, नीचे की गहराई में, अ लोअर डीप, और भी उससे भी नीचे। ठीक है, तो इस तरह की बातें करता है। अब ये क्या है कि जो सैटर्न है ना, जब उसको पैराडाइज उसने जो क्या किया था, इनको एडम को और ईव को सीड्यूस किया था, वो एप्पल खाने के लिए उन्होंने खा भी लिया है ना। और अच्छा, वो तो इसको जब सैटर्न को वहाँ से पैराडाइज से इसको हटा दिया, तो फिर ये बदले में ये काम करता है, बिकॉज सैटर्न डोंट वांट टू व्हाट आई शुड से, डोंट वांट टू ओबे गॉड और वर्शिप गॉड। और इस तरह से इसका अपना एक क्या है, स्वाभिमान है। तो और वो इस गॉड उनको पैराडाइज से इसको हटा देते हैं, और फिर उसको बुरी बुरी यातनाएं मिलती हैं, है ना। अब ये जो सैटर्न है, यहाँ पर यही अपना दुख यहाँ पे रो रहा है कि विच वे आई फ्लाई इन हेल, है ना, विच वे आई फ्लाई इन हेल, हेल नरक, कि जिस तरह से मैं नरक में उड़ता हूँ, माई सेल्फ, और मैं स्वयं नरक हो गया हूँ। और एंड इन द लोएस्ट डीप, और भी गहराई में, अ लोअर डीप, उससे भी गहराई में। तो इस तरह की बातें ये कौन कर रहा है, पैराडाइज लॉस्ट में ये बातें सैटर्न कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि इफ़ मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन, ही वॉज ऑल्सो मोर देन अ प्यूरिटन, द स्टेटमेंट इज ऑफ। तो यहाँ देखिए, मिल्टन जो थे, मिल्टन तो एक प्यूरिटन ही थे। मिल्टन ने कैथोलिज्म को नहीं अपनाया था, वो प्यूरिटन्स ही थे, प्यूरिटन ही थे। अब यहाँ पे लिखा है इफ़ मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन, अगर मिल्टन प्यूरिटन थे, ही वॉज ऑल्सो मोर देन अ प्यूरिटन, तो वो प्यूरिटन से भी ज़्यादा प्यूरिटन थे। पांडित्य इनके अंदर, चर्च के प्रति फेथ इनके अंदर, वो सब हो प्यूरिटन पर्सन के अंदर ये सारी चीज़ें, पर उससे भी ज़्यादा इनके अंदर था। तो ये वाली जो बात है वो ल्यूसी हचिंसन ने कही है मिल्टन के बारे में। बहुत मैंने इस ल्यूसी हचिंसन और मिल्टन से रिलेटेड बहुत सब कुछ नहीं इसके बारे में ढूंढ पाई। अभी आप इसको ही ध्यान रखें, और यदि आपके पास इनके बारे में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी है तो मुझ तक भी शेयर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लिखा है कि वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, तो इसका आंसर है मिज़anthrope, है ना, मिज़anthrope। वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड मिज़anthrope। जहाँ पर भी मिज़न आपको दिख जाए तो उसका रूट का मतलब है क्या, हेट, नफरत। और जहाँ पे एंथ्रोप आपको मिल जाता है तो वो ह्यूमन से है, ठीक है। इगोइस्ट अहंकारी के लिए है, इगोटिस्ट अपने बारे में बातें करने वाला। और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये तीन आपको वर्ड मिलेंगे। तो इंट्रोवर्ट क्या होता है, अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट बाहिरमुखी, और एम्बीवर्ट उभयमुखी जिसे हम कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रोबिटी, है ना। तो प्रोबिटी का मीनिंग क्या होता है, प्रोबिटी द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। प्रोबिटी वह क्वालिटी है जहाँ पर ऑनेस्टी, डिसेंसी, है ना, मोरलिटी, ये सारी चीज़ें प्रोबिटी में होती हैं, ठीक है। जैसे कि फिनेंशियल प्रोबिटी, है ना। तो अब यहाँ पे जो आंसर है इसका क्या है, ऑनेस्टी। नियरनेस आप जानते ही हैं, पास के लिए इन्वेस्टिगेशन, छानबीन करना, इन्वेस्टिगेशन। डेफिनेट प्रूफ अलग बात है। आगे हम देखेंगे, लिखा है कि एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड। Alliteration is the repetition of speech sounds in a sequence of nearby words usually applied to, ठीक है। तो एलिट्रेशन की बात हमें की है। एलिट्रेशन क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर हमें रिपीटिशन ऑफ साउंड, स्पीच साउंड मिलती है। अब चाहे वो क्या है, मैं क्या कहूँगी, कॉन्सोनेंट वाली है, और चाहे वो वॉवेल वाली है, ठीक है। तो रिपीटेशन ऑफ साउंड, चाहे कॉन्सोनेंट है चाहे वॉवेल है, एलिट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट की साउंड मिलती है या वॉवेल्स की मिलती है, बोथ है या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर है क्या, कॉन्सोनेंट्स ओनली।
देखिए एलिट्रेशन जो है इसके को दो भागों में बांट दिया है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए कॉन्सोनेंस और वॉवेल साउंड के लिए एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच और कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच आपने देखा होगा। मगर जब सिर्फ एलिट्रेशन की बात हम करते हैं तो फिर जो हम कंसीडर करते हैं वो इसकी कॉन्सोनेंट साउंड को कंसीडर करते हैं, और जो वॉवेल साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट की तरह यूज़ नहीं, सॉरी, वो मिडिल वाली नहीं होती है ना। अब तो इसलिए हम इसको कॉन्सोनेंट ही मानते हैं, और कई और भी मतलब मैंने क्वेश्चन देखे हैं वहाँ पर इसका जो आंसर है कॉन्सोनेंट ही है। और आप भी एग्ज़ाम में आता है तो एसोनेंस नहीं लगाएंगे, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों नहीं लगाएंगे, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड ही लगाएंगे, क्योंकि साउंड की बात है, हमने इस लेटर की बात नहीं की है, साउंड की बात की है। दोनों में फ़र्क है लेटर और साउंड में, ठीक है। लेटर ए को हम ए कहते हैं, ठीक है, मगर इसकी साउंड क्या है, इसकी साउंड ए है। बी की साउंड, इसको बी कहते हैं पर इसकी साउंड क्या है, ब है ना। तो साउंड और उसके नाम में अंतर है, ठीक है। द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट डिसएग्रीएबल टू मी। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट डिसएग्रीएबल। अगर नॉट डिसएग्रीएबल है तो इट मीन्स एग्रीएबल, ठीक है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बड़े ही मज़ेदार है। फिगर ऑफ स्पीच जो सीरीज़ है वह भी हमारी चल रही है, और इसका जो आंसर है लाइटोट्स है, जिसमें हमें नॉट प्लस एक और वर्ड हमें मिलता है, एक नेगेटिव वर्ड, नॉट प्लस नेगेटिव वर्ड, तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, तो एक पॉजिटिव वर्ड हमें दे देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो आंसर है वो लाइटोट्स है। एनाफोरा एक वो फिगर ऑफ स्पीच है जैसे कि हमारी पोइम्स की लाइन है, तो फर्स्ट वर्ड से जो पोइम शुरू हो रही है, जिस वर्ड से या वर्ड फ्रेज से, कहीं ना कहीं 2-3 लाइन में, एक से दो या दो से ज़्यादा लाइन में वो क्या होता है, रिपीट होता है, तो वहाँ एनाफोरा है। जबकि मेटोनोमी जो फिगर ऑफ स्पीच है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं नेम को, उसका नाम बदलकर कुछ और नाम से हम उसे बुलाते हैं। जैसे कि क्राउन, किंग के लिए हम क्राउन कह देते हैं, राज गद्दी, राज मुकुट कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स विलियम वर्ड्सवर्थ सेड, द क्लाउड्स that gather round the setting sun do take a sober coloring from an eye। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, अगेन ये जो लाइन ली गई है वो जो पोइम है इमॉर्टलिटी ओड, इमॉर्टलिटी ओड से ये लाइन ली गई है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि विच इज़ नॉट वन ऑफ द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज ड्रामा। तो आप जानते हैं कि प्रोज ड्रामा का कौन सा आवश्यक करेक्टरिस्टिक नहीं है इन चारों में से। तो आप जानते हैं कि ट्रेजेडी के बारे में हमें मिलता है, एरिस्टोटल ने लिखा है ना, प्रोज ड्रामा कह देते हैं ट्रेजेडी। तो हमें उसमें 6 उसने मेन पॉइंट दिए हैं, क्या कि प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन, प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग, ये 6 चीज़ें उसने बताई हैं, ठीक है, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसी भी ड्रामा के। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, प्लॉट भी है, करेक्टर भी है, डिक्शन भी, डिक्शन नहीं, थॉट, प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग, प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल और सॉन्ग। तो यहाँ पे राइम नहीं है, और जो थॉट डायलॉग उससे है ना, तो यहाँ पे राइम नहीं है। और ऐसे तो डायलॉग भी मुझे क्या लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि ये 6 एलिमेंट्स बताए हैं कि ड्रामा के, प्लॉट है, करेक्टर है, डिक्शन है, थॉट है, स्पेक्टिकल और सॉन्ग। तो उसमें डायलॉग्स, पर प्रोज ड्रामा में डायलॉग्स भी होते हैं, करेक्टर भी है, करेक्टर्स भी हैं, प्लॉट भी हैं, पर राइम नहीं है, ठीक है, राइम को उसने नहीं बताया है। तो इसलिए ये हमारा आंसर है, बुक में भी यही है। और यहाँ एक और बात देख लीजिए ना, प्रोज ड्रामा लिखा है, प्रोज ड्रामा और पोइट्री ड्रामा है ना, फिर वो ड्रामा दूसरा वाला ड्रामा हो जाएगा। यहाँ प्रोज है तो प्रोज में राइम नहीं होगी। मुझे लगता है ये
शेक्सपियर नहीं, एरिस्टोटल का जो मैंने बताया है उससे हटकर है ये क्वेश्चन, मगर फिर भी कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, लिखा है कि इंटीरियर मोनोलॉग इज़ मोस्ट प्रोमिनेंटली कनेक्टेड विद। इंटीरियर मोनोलॉग, इंटीरियर आंतरिक, मोनो अकेला, लॉग बातचीत, ऐसा हमेशा होता है, ऐसा हमेशा होता है और आजकल बहुत होता है। ये एक ये एक बीमारी नहीं है अगर ये एक लिमिट में है तो, अगर लिमिट से बढ़ जाती है फिर ये बीमारी है। फिर अपर बुढ़ापा आते आते ये लिमिट से बढ़ जाती है तो तब आपने देखा होगा इंटीरियर मोनोलॉग करते हुए बड़े बूढ़े किसी व्यक्ति को, इंसान को, वो क्या करता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। और फिर जो वो बोलता है तो हमें पता चलता है, ये देखो ये किसी से बातचीत कर रहे हैं ऐसा। अच्छा, बच्चों में भी ये देखने को हमें मिलता है, बच्चे खुद से ही बातचीत करने लग जाते हैं, है ना। तो पर वो हर एक बच्चे में होता है, इसलिए हम उसे वहाँ पे बीमारी नहीं मानते। पर जवानी में या फिर बुढ़ापे में ये हद से ज़्यादा हो जाए, एक हद तक ये सही होता है। खैर, अब हम बात करते हैं कि इंटीरियर मोनोलॉग हम कह लें या फिर हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। ये टेक्निक हम इसके लिए नाम देंगे, ये इसका करेक्ट आंसर है कि इंटीरियर मोनोलॉग प्रोमिनेंटली कनेक्टेड है किससे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से, या साइकोलॉजिकल नॉवेल्स जिसके बेस्ड पर लिखी गई। जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये टर्म डेवलप किया गया, है ना, इंटीरियर मोनोलॉग की बात आई, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स की बात आई, तो इससे रिलेटेड भी मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन मतलब समझाया है, वीडियो बनाई है। मैं वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देयर आर 3 लिंक्स आई एम गोइंग टू गिव यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ से आप डिटेल में ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हमारा लास्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 60 हम करने वाले हैं। और क्या लिखा है कि द सक्सेसिव सिलेबल्स विद अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लाइट स्ट्रेस कॉन्स्टिट्यूट आ स्पॉन्डी, फेरिक, डेक्टाइल या ट्रॉकी, है ना। और इसमें 2 और 6 मैंने कल बताए थे, कल वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने 6 इस तरह के आपको फुट बताए थे, मेट्रिकल फुट, जिसमें एक आयम्बिक है और एक और क्या है, एनापेस्टिक है। आयम्बिक, एनापेस्टिक, डेक्टाइल, ट्रॉकी, फेरिक और स्पॉन्डी, ये 6 तो आप याद रख लीजिए, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने आपको दिखाया भी था। मैं इसका आपको अगेन मैं एक और लिंक देने वाली हूँ, तो अब ये 4 लिंक हो गए, तो वहाँ पर आप इनके बारे में बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये लाइट स्ट्रेस मतलब अनस्ट्रेस, स्ट्रेस टू इक्वल, जहाँ पर 2 सक्सेसिव सिलेबल आते हैं, है ना, तो वो स्पॉन्डी हो जाता है जहाँ स्ट्रेस होता है तो। मगर ये क्या है, फेरिक है, यहाँ लाइट स्ट्रेस है या फिर अनस्ट्रेस है। आज के लिए इतना ही, होप करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कैसा लगा, और अगर कोई कमी है तो उसका भी कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।